नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लो बैक पेन के बारे में यानी कमर दर्द और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग दीक्षित जो एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे लो बैक पेन होता क्या है? देखिए, लो बैक पेन जैसा कि नाम बता रहा है कि हमारे जो पीठ के निचले हिस्से में होने वाला दर्द। जी, तो ये जो दर्द है इसको बहुत साधारण तौर पे लोगों को होता है कि भई देर तक बैठे रहे, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या उनका कोई कोई सामान उठाने की वजह से या कोई कुछ लोग अपने कार्यकलापों की वजह से कि बहुत देर तक बैठे हैं, चल रहे हैं। इन सब कारणों से लो बैक पेन होने की संभावना बनी रहती है। जी, और ये लो बैक पेन आयुर्वेद में इसको कटिशूल या कटिग्रह भी कहते हैं। जी। जी, लक्ष्मी जी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कमर दर्द के कारण क्या होते हैं? किस रीज़न से ये हो जाता है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें कि ड्राइवर्स हैं, लंबी ड्राइविंग कर रहे हैं जी, या वेट लिफ्टर्स हैं, वज़न उठा रहे हैं। घर में ही लोग अपने सामान को उठाने के लिए झुके हुए होते हैं, झुक कर के आगे झुक कर के सामान उठा रहे हैं, भारी सामान है। जी, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक लाइफ़स्टाइल जनरेटेड डिसऑर्डर है। जी, इसमें हमारे जो जीवन शैली है, उसमें बदलाव के चलते इस तरह का रोग पैदा होता है। होता क्या है कि लोग रेगुलर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं। अ, पता चला खान-पान भी उनका प्रॉपर नहीं है और जी, डेली दूध भी लेने जा रहे हैं, तो मोटरसाइकिल या कार से जा रहे हैं। जी, इन बिल्कुल। सब के चलते जो रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियाँ हैं, जो उसको बाँध के रखती हैं, वो सब धीरे-धीरे समय के साथ ढीली पड़ जाती। यंग एज में इसका जल्दी पता नहीं चलता, जी, लेकिन जैसे-जैसे 40 की उम्र पार होने लगती है, जी, 45 की उम्र के आस-पास आते-आते लो बैक की सिचुएशन लोगों में दिखाई देने लगती है। जी। और इसके चलते जो है ये प्रॉब्लम लोगों को दर्द की बनी रहती है। महिलाओं में अक्सर ये शिकायत करती हैं कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है। सर ये क्या घर में काम-काज करने से ऐसा होता है या कोई उनका और भी वजह होती है जैसे कैल्शियम कमी है या कोई प्रोटीन की कमी है? सर और भी कोई रीज़न रहते हैं? देखिए, महिलाओं में बहुत से महिलाओं से जनित व्याधियाँ भी होती हैं, कैल्शियम भी कमी से भी होता है। जैसे कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आती है। जी, उस कंडीशन में लो बैक पेन साधारण रूप से होता है या पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ कहलाती हैं, महिलाओं में होती हैं, जिसके चलते उनको लो बैक पेन की समस्याएँ आती हैं। इसके अलावा एक बहुत ही साधारण और कॉमन कारण है महिलाओं में, वो है ओबेसिटी। जी, जब वेट ज़्यादा होता है तो जी, रीढ़ की हड्डी पे तनाव ज़्यादा रहता है, जिसके कारण एक आर्च बन जाती है और वो जो है लो बैक पेन में डेवलप हो जाती है। तो ओबेसिटी वैसे भी एक बहुत बड़ा कारण है लो बैक पेन का। जी। जी, लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब हमको क्या सावधानियाँ इसमें रखनी चाहिए जो हम इस कमर दर्द की परेशानी से बच सकें? इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सावधानियाँ जो हैं वो सबसे पहले मैंने जो अभी कहा था कि ये एक लाइफ़स्टाइल जनरेटेड डिसऑर्डर है, तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि ये हम रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, जी, कमर को अपनी मजबूत रखें। तो अगर अ, हम अपना पोस्चर ठीक रखें, जैसे सिटिंग पोस्चर ऑफ़िस में बैठे हैं, तो हम लॉन्ग सिटिंग को थोड़ा अवॉइड करें। हम जी, बैठे और थोड़ी देर जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर आप 20-25 मिनट बैठे हैं, तो थोड़ी देर उठ कर के वॉक कर लीजिए, 2-3 मिनट का, फिर आप आके बैठ जाइए। लॉन्ग सिटिंग्स को थोड़ा-सा अवॉइड करें। जी, इसके अलावा सुबह के समय या शाम के समय जब आपको आजकल समय की बड़ी
क्राइसिस है लोगों के जी, सामने। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही। अगर सुबह या शाम को जब मौका मिले तो आप ज़रूर जाएँ और थोड़ा आधे घंटे का वॉक करें। मिनिमम आधे घंटे का वॉक होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे मांसपेशियों को के अंदर प्रॉपर रक्त का संचार तभी हो पाएगा जब हम एक स्ट्रेच में आधे घंटे का वॉक करेंगे। जी, या आप योगिक एक्सरसाइज़ेज़ करें, अपना रेगुलर मेरुदंडासन हो गया, भुजंगासन हो गया, जी, शलभासन हो गया, धनुरासन है, नौकासन है। इस जी, तरह से योगिक एक्सरसाइज़ अगर आप रेगुलर करते हैं, तो आप निश्चित रूप से या साइक्लिंग करें, है ना? तो इन सब तरीकों से आप अपने मांसपेशियों को मजबूत रख सकते हैं और इस तरह के दर्द से बच सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जानना ज़रूरी है कि ये किस तरह का दर्द है। कभी-कभी ये मैकेनिकल पेन होता है और कभी-कभी ये किसी डिज़ीज़ के साइन्स हैं। तो जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये नॉर्मल मैकेनिकल पेन है या किसी डिज़ीज़ के लक्षण हैं। उसी जी, के अनुसार ही नॉर्मली अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज़ करके आपको दर्द में आराम मिल जा रहा है, तो ये एक साधारण दर्द है। इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि ये आपका दर्द जो है 1 महीना के अंतराल के अंतर का है। तो ये एक्यूट कंडीशन स्पैज़ की हो सकती है, जो आराम से आराम मिल सकता है, जो हफ्ते जी, भर या 1 महीने के अंदर का दर्द है। लेकिन अगर यही 3 महीने के ऊपर होने वाला दर्द है, तो ये क्रोनिक पेन है और इसको अवश्य अपने चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि इसमें कोई और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो साधारण यौगिक एक्सरसाइज़ेज़ और फिज़ियोथेरेपी या आपके नॉर्मल वॉकिंग, इन सब से आपको आराम मिल जा रहा है दर्द में, तो ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान दें कि ये दर्द रिपीटेडली होता है, बार-बार रिपीट करता है। तो जी, अगर ये रिपिटिशन लगातार बना हुआ है, तो अवश्य चिकित्सक से परामर्श लें। जी, लक्ष्मी जी। जी। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से हमने जाना कि किस तरीके से मतलब हमको अपने पोस्चर को ठीक रखना है, एक्सरसाइज़ करनी है। डॉक्टर साहब, एक मेरा प्रश्न और आ रहा है कि जैसे मान लीजिए सर किसी को किडनी प्रॉब्लम्स हैं, आजकल सिस्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं महिलाओं में, या तो सर क्या ये जैसे किडनी में सिस्ट हो गई है या लीवर में सिस्ट हो, क्या सर इसका एक बड़ा रीज़न भी ये कमर दर्द का हो सकता है? देखिए, किडनी में सिस्ट या लिवर में सिस्ट के चलते अ, लो बैक पेन एक कारण बन सकता है कि हमारे जो रेडिएटिंग पेन्स हैं, वो बैक में आ रहे हों किसी कारण से। जी, तो इस तरह के पेन्स ऑब्वियसली हो सकते हैं, तो इनका इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर पेन का रिपिटिशन पॉसिबल है, हो रहा है, तो इसका ज़रूर अपने चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, उसकी फाइंडिंग्स, जिसमें कि जी, आपका एक बेसलाइन वर्कअप होता है कि भाई एक्स-रे कराया, अगर जी, एक्स-रे में डेफिनिटिव फाइंडिंग कोई नहीं आ रही है, जी, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सीटी या एमआरआई की। नॉर्मली क्या होता है, एक्स-रे की फाइंडिंग्स में आप जब देख रहे हो तो कि भाई कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या कोई जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में गैप्स की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जी, लिस्थेसिस की कंडीशन होती है, हड्डी एक के ऊपर एक आगे की तरफ सरक रही है, जी, या काइफोसिस, स्coliosis, रीढ़ की हड्डी फॉरवर्ड आर्च ले रही है, लेटरल आर्च ले रही है, तो इस तरह की कंडीशंस भी लोग बैक पेन को बताती है। लेकिन फर्दर अगर हमें मस्कुलर या सॉफ्ट टिश्यू लेवल पे भी देखना है या बोनी रीजन पे और ध्यान देना है, तो फिर सीटी एमआरआईज़ में इस तरह की फाइंडिंग, जिसमें कि सिस्ट की लिवर सिस्ट या किडनी सिस्ट भी दिख सकता है, जी, तो हम उस बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करके और फिर उसी के अनुसार उसका मैनेजमेंट। जी। जी, लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी लो बैक पेन के बारे में। और सर हम आपसे एक जानना चाहेंगे कि सर इसका खान-पान पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है? जैसे मान लीजिए खान-पान अगर हमारा तरीका सही नहीं है या हम कुछ गलत तरीके से ले रहे हैं, क्या इस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? जी, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अगर हम हमारी डाइट सही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारे पूरे शरीर पे इसका प्रभाव पड़ता है।
जी, और आयुर्वेद में तो खान-पान की बहुत महत्वता दी गई है। जी, और एक कंडीशन या रोग उत्पत्ति का कारण या रोग भी हो सकता है अगर हम सही ढंग से आहार को नहीं लेते हैं, तो आमा कंडीशन बनती है, आमा। जी, और ये शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं, जो कि इम्प्रॉपर डाइजेशन के कारण होते हैं। ये आम जी, शरीर में इंटेस्टाइन से ही एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं जी, और इसके कारण जो कॉमन सिम्पटम्स हैं, बॉडी एक, लेथार्जी और हेवीनेस की कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। जी, तो कॉमनली ये पाया गया है लो बैक एक के साथ-साथ कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन फीचर है। जब हम बात करते हैं वात पित्त कफ की, तो एक ब्रॉड टर्म में अगर हम समझना चाहें तो वात इज़ जो कुछ भी मूव करता है या वात गतिगंधन्य जिसमें गति हो या स्मेल की कंडीशन हो। जी, इसी तरह से पित्त जिसमें कि कलर है, लाइट है, ब्राइटनेस है, हीट है, वो जी, सब पैथिक नेचर की चीज़ें हैं। जी, इसी तरह से कफ जो कि ठंडा हो, स्लाइमी हो, है ना? भारी हो, ये सारी तरह की चीज़ें कफ है। तो ये सृष्टि में भी देखने को मिलता है जैसे कि एयर या सन या फिर मून, है ना? इस तरह के फीचर्स इन सब में वात पित्त कफ के पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में भी एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो वातिक या जॉइंट्स के मूवमेंट्स ये सब वातिक नेचर को डिनोट करते हैं। इसी जी, तरह इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जितनी भी हैं वो पैथिक नेचर को पैथोलॉजी को डिनोट करती हैं। इसी तरह से जहाँ कहीं भी शोथ यानी स्वेलिंग्स हैं वो कफ नेचर को डिनोट करते हैं। जी, तो जब इसमें एक और चीज समझने वाली है कि जी, ये कटि प्रदेश या नाभि के नीचे का स्थान जो है हमारा शरीर का, वो वात प्रेडोमिनेंट होता है, यानी उनका हाउस है, घर है। जैसे हम फलाने शहर के जैसे लखनऊ में गोमती नगर में फलाने हाउस नंबर पे रहते हैं। जी, इसी तरह से हाउस नंबर वात का जो है कटि प्रदेश है, ठीक जी, है? तो वो इस स्थान में ही प्रेडोमिनेंटली रहता है। जी, अब अगर कोई भी पैथोलॉजी आएगी, तो सबसे पहले इसके लक्षण इसी एरिया में दिखाई देते हैं, जिसमें कि एक कॉन्स्टिपेशन है, एक बैक पेन है। ये कॉमन फीचर है जो इसमें दिखाई देता है अगर वात का डिरेंजमेंट किसी प्रकार से होता है। जी, तो अब फिर बात आती है कि हमें जिस जगह पे जिस चीज़ का हाउस ही है, उसमें डिरेंजमेंट हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही ज़्यादातर कंडीशंस में लो बैक पेन के साथ में। जी, जी, लक्ष्मी जी। जी। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया हमें कमर दर्द के कारण आपने हमें बताया किस तरीके से ये होता है। सर हम जानना चाहेंगे अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है कि आयुर्वेद में इसका सरल उपचार है जिससे हम इससे निजात पा सकते हैं, इस दर्द से हम परेशान हैं उसको हम हटा सकते हैं, क्या आयुर्वेद में इस तरीके का कोई उपचार है? जी, अभी मैंने आपको बताया ही कि योगा के द्वारा शुरुआती कंडीशन में हम आसानी से कमर के दर्द में जी, फ़ायदा मिल सकता है हमको। जी, लेकिन ये तो बात हुई कि वो वाली कंडीशन जो मैकेनिकल पेन था, जी, यानी कि जिसमें कि हड्डियों में या फिर नर्व्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, डिस्क में के अपने नॉर्मल प्रोसेस के बजाय हम एब्नॉर्मल तरीके से बैठना, उठना, भार उठाना, इन सब कारणों से हो रहे मसल स्पैज़म को देख रहे थे। तो वो जी, नॉर्मल योगा के द्वारा करेक्ट हो सकता है जी, या हॉट पैड्स के द्वारा करेक्ट हो सकता है। जी, या फिर आप ऑयल की मालिश करा लिया घर के लेवल पे, इतना आसानी से इसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पे जैसे नर्व का कंप्रेशन हो रहा है किसी कारण से जी, या डिस्क जो है 2 हड्डियों के बीच में एक सॉफ्ट कुशन होता है, रीढ़ जी, की हड्डियों के बीच में जो इसको आपस में घर्षण या रगड़ से बचाने में मदद करता है। अगर ये किसी कारण से इन्फ्लेम्ड है या प्रोलैप्स हो गई, बाहर की तरफ निकल आ रही है, जी, ये कॉर्ड को कंप्रेस कर रही है या बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के कारण लिपिंग हो रही है, मतलब जी, शार्प एजेस आ रहे हैं, जो नर्व को इरिटेट कर रहे हैं जी, या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो जी, हो सर। रहा है। तो इन सब कारणों में फिर चिकित्सा
अपनी उत्तरोत्तर अवस्था में, मतलब और एडवांस स्टेज में चली जाएगी आयुर्वेद की, उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट है। तो इसमें किसी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। यानी हम जहाँ पे वात, पित्त, कफ, जिन 3 दोषों के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उनको पहले शांत करें, ताकि वो एग्रेवेटेड हैं तो अपना आराम से अपने नॉर्मल स्टेजेस में आ जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी सर। अदरवाइज वो बढ़े हुए हैं तो हम उनको निकालने की प्रयास करें। जी सर। तो जो शमन चिकित्सा में हम मेडिसिन के थ्रू, ओरल मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कि बहुत कॉमन ड्रग त्रयोदशांग गुगलू या गुगलू के और प्रिपरेशन, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर के होते हैं और सूजन और पेन में बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर बहुत सारे कषायों का प्रयोग होता है, जैसे कि सहचरादी कषायम, महारासनादी कषायम। इसके अलावा लेह का प्रयोग होता है। ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं क्रॉनिक कंडीशंस की तरफ जब हम जाने लगते हैं। हमें एक्चुअली ये देखना पड़ेगा ना कि ये वातिक नेचर के साथ एसोसिएटेड क्या है। हमेशा सिंगल वात से ही हो रही बीमारी नहीं होती, इसमें दोषों की अंशांश, यानी जब हम बात करते हैं तो हमें पेशेंट को देखना पड़ेगा, डिजीज को देखना पड़ेगा। जी सर। पेशेंट किस प्रकृति का है, वात पित्त कफ अपनी प्रकृति भी बनाते हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी एक स्पेसिफिक प्रकृति होती है, जो कि पूरी दुनिया में 7 तरीके की होती है। इसी तरह से हर दोष की अपनी प्रकृति होती है, जी सर। और जो समय है यानी सीजन है, उसको देखते हुए मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे कि हम जब लेह की बात कर रहे हैं, तो लेह यानी जो अजमांस रसायनम हो गया, अश्वगंधादि लेहम हो गया, या अमृत बल्लत, अमृतादि रस, अमृत बल्लतक आदि रसायनम हो गया। जी तो सर। भल्लातक रसायन जो है बहुत ज्यादा तीक्ष्ण उष्ण है, तो वो हमें किसी उष्ण प्रकृति वाले को, और वो भी गर्मी के दिनों में दे दिया तो नुकसान कर सकता है। तो ये सब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, हर व्यक्ति के अनुसार उसका ट्रीटमेंट है, और उसकी रोग को देखते हुए आयुर्वेद का वो शमन चिकित्सा कर सकते हैं, हम उसका व्यवस्था पत्र बना सकते हैं। फिर बात आती है कि शोधन चिकित्सा, जिसमें कि पंचकर्म आजकल बहुत ही जी हैपनिंग है। बिल्कुल, वो पंचकर्म लोग जी। बहुत अपना पंचकर्म कराने के लिए चाहते हैं, और आजकल गवर्नमेंट भी काफी पंचकर्म को वो प्रोत्साहित भी कर रही है, बिल्कुल सर। क्योंकि ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपकी उम्र को तक 5 साल तक कम कर सकती है। मतलब और कोई रसायन चिकित्सा ऐसा कार्य नहीं कर सकती, कोई जी। जो पंचकर्म कर सकता है। जी। इसके अलावा जो बीमारियां मतलब क्लासिफाइड होती है कि भाई ये ठीक नहीं हो सकती है, जी। उनमें तक रिवर्सिबल चेंजेस लाने की कैपेसिटी पंचकर्म में है। तो पंचकर्म का बहुत मेजर रोल है आयुर्वेद चिकित्सा में। इसमें जो चूंकि ये वातिक रोग है, कटी, शूल या लो बैक पेन, तो इसमें तैल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। वात जहाँ की प्रिडोमिनेंट होगी वहां पे तैल चिकित्सा, और दूसरा बस्ती चिकित्सा। जी। ठीक है। तो तेल का प्रयोग यानी ऑयल्स का प्रयोग, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि जब पेन होगा तो लोकल ऑयल मालिश लोग अपने घर पे करते ही हैं। जी। लेकिन इसके अलावा जो चूंकि ये बीमारी वात के स्थान में हो रही है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये सर्वदैहिक वात यानी पूरे शरीर में वात का प्रकोप हो सकता है। तो ऑयल मसाज सिर्फ लोकलाइज्ड ही नहीं, होल बॉडी भी जरूरत पड़ सकता है। होल बॉडी अभ्यंग जिसे कहते हैं, या जी। फिर स्टीम बाथ, मेडिकेटेड स्टीम्स के थ्रू लोकलाइज्ड नाड़ी स्वेद दिया जा सकता है, या होल बॉडी स्टीम भी देते हैं इसमें, जो बहुत ही इफेक्टिव है किसी भी प्रकार के इनिशियल लेवल ऑफ मसल स्पैज्म को दूर करने के लिए। तो जी। अगर कटी बस्ती का नॉर्मल पेन लेकर के कोई व्यक्ति आता है, तो हम लोग उसको सर्वांग स्नेहन स्वेदन दे, यानी ऑयल मसाज एंड स्टीम बाथ दे करके काफी हद तक पेन में रिलीफ मिल जाता है। जी। फिर बात आती है कि आईवीडीपी की, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, जो कॉमन प्रॉब्लम आजकल लोगों में पाई जाती है। जी सर। तब इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, जिसमें कि कटी बस्ती दी जाती है।
कटिबस्ती यानी कटि प्रदेश में या लो बैक एरिया में एक मेडिकेटेड सर्कुलर या रेक्टेंगुलर रिंग रखी जाती है, जी, और उस रिंग में मेडिकेटेड ऑयल फॉर सर्टेन ड्यूरेशन एंड फॉर सर्टेन टेम्परेचर ऑल्सो उसको मेंटेन किया जाता है। तो जी, उससे डिस्क प्रोलैप्स की कंडीशन में बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाते हैं। जी, इसी तरह से अगर प्रॉब्लम और विकराल है, तो फिर अंडरलाइंग जैसे स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन मिल रही है, और वो कटिवस्ती भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फिर डीप सीटेड एक्शंस लेने पड़ते हैं, जिसमें कि हम पत्र पोटली पिंड स्वेद का प्रयोग करते हैं। पत्र पोटली पिंड स्वेद, इसमें ये देखना बट जरूरी है कि पेन की इंटेंसिटी क्या है और वो लोकेशन कैसी है, उसको देखते हुए पत्र पोटली पिंड से तो एक प्रॉपर डॉक्टर की ही कंसल्टेशन में कराएं। उसमें जी, क्या है कि मेडिकेटेड लीव्स का बोलस बनाया जाता है। अलग अलग मेडिकेटेड लीव्स होती हैं, सहजन है, आक है, और एरंड पत्र है, नारियल का चीला हो सकता है, लेमन हो, बहुत सारे मेडिकेशंस को मिल करके उनको सौते करके फिर बॉलस बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं, उसकी कीड़ी की जाती है, इस तरह से बंडलिंग की जाती है। किसी किसी कंडीशन में पेन और सीवियर है और इससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, या एक सेशन इसका एक हफ्ते का हो गया और जी हम सर। इसमें रिजल्ट्स जो है मान लीजिए 20% ही देख पा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो कहलाता है कि पिडिचिल या एकांग धारा भी हो सकती है। वो पिडिचिल में क्या होता है कि मेडिकेटेड ऑयल जो है वो करीब 5 लीटर के आसपास पूरे शरीर पे डाला जाता है। तो ये तो सर्वदैहिक चिकित्सा हो गई, यानी पूरे शरीर पे की जा रही। जी, लेकिन अगर लोकल बैक पेन में हमें सिर्फ वहीं पे करना है, तो एक और उसी का छोटा फॉर्म है, जिसे कि एकांग धारा कह सकते हैं। इसमें तेल का प्रयोग करके और पूरा बैक पे ऑयल को, मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है। तो जी, ये इस तरह से भी मतलब इसका ट्रीटमेंट पेडिचिल से फर्दर। अच्छा, खास बात पेडिचिल की ये है कि किसी भी तरीके का दर्द हो, इन्फ्लेमेटरी नेचर बहुत ज्यादा ना हो, तो ये आपको सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स पेन मैनेजमेंट में दिखाते हैं। मतलब हम लोगों को लगता है कि यार किसी भी कंडीशन में पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, पेडिचिल पे ले लेते हैं। तो जी, ये एक कॉन्सेप्ट है उसका। हमने बताया कि वात का प्रमुख स्थान कटि प्रदेश है, तो हमें विरेचन कर्म कराना, क्योंकि वो कटि स्थान में ही विरेचन होगा। तो लूज मोशन यानी मेडिकेटेड लूज मोशन कराया जाता है। उसको भी तैल के द्वारा, जैसे गंधर्वस्थ आदि किसी चिकित्सक के परामर्श से कौन सा डेफिनेट तरीका है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना कोष्ठ होता है, यानी वो किसी को दूध से लूज मोशन हो जाता है, जी ठीक है, सर। और किसी को आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं तब भी हार्ट स्टूल हो रहा है। तो जी, ये जान के उसकी अग्नि कैसी है, उसका कोष्ठ कैसा है, तो मेडिसिन निर्धारित करके उसको दी जाएगी। तो डेफिनेट उस इस प्रोसीजर विरेचन कर्म के बाद में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। विरेचन कर्म अपने आप में बहुत वृहद है, अगर हम बताएंगे तो पूरा एक सेशन चला जाएगा जी, उसमें। जी, तो लेकिन उसको शॉर्ट में बता रहे हैं कि इसको, तो इस प्रोसीजर को ही करने में आपको 3 हफ्ते लग जाते हैं, सिर्फ विरेचन कर्म करने में। जी, इसी तरह से अगला प्रोसीजर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है बस्ती चिकित्सा। वात की चिकित्सा के लिए बस्ती से बेहतर कोई भी दूसरी चिकित्सा नहीं बताई, मतलब एकदम क्लियर आचार्यों ने अपने शास्त्र में लिखा है कि आदि चिकित्सा है। तो जी, चूंकि ये वातिक नेचर का है रोग, लो बैक पेन, तो इसमें बस्ती चिकित्सा का बहुत महत्वपूर्ण योग है। जी, और बस्ती को आधुनिक मत से लोग आजकल कंपेयर करने लगते हैं कि हाँ एनीमा, तो इट इज नॉट एनीमा ओनली, है ना। तो बेसिकली एनीमा इज सॉल्ट वाटर, या ग्लिसरीन एनीमा दे दिया गया, सोप वाटर का दे दिया गया, तो वो तो इंटेस्टाइन की क्लीनिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पस है कि डिरेंज्ड दोष, चाहे वो वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, किसी भी तरीके का हो, तो उसमें मेडिकेटेड एनीमा दिया जाता है, जिसको कि बस्ती चिकित्सा कहते हैं। वो अलग अलग तरीके की होती है, वो ऑयल्स की हो सकती है,
अनुवासन बस्ती या डिकॉक्शंस काढ़ों की हो सकती है, जी, आस्थापन बस्तियाँ। इसी तरह से एक और कंडीशन होती है जिसमें कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस, तो उसमें जो हेड ऑफ फीमर है वो सिकुड़ने लगेगा, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, बहुत कॉमन परेशानी है। इवन टीबी की वजह से भी ये बीमारी लोगों में पाई जाती है। तो इसमें भी बस्ती देने के बाद हम लोगों ने सडन इफेक्ट्स देखे हैं, या अपना बस्ती देते हैं तो पेशेंट्स में विजिबल चेंज दिखाई जाता है, जबकि इसका और कोई मैनेजमेंट नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि जो फीमर हेड है वो उसको रिप्लेस कर दो। तो जी, बस्ती का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और बस्ती अगर दी जाती है साथ में तो कटी प्रदेश में होने वाला पेन या लो बैक पेन कितनी भी सीवियरिटी हो, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन जिसमें HLA-B27 पॉजिटिव आता है, लो बैक पेन हो रहा है और रीढ़ की हड्डी सुबह जो है जकड़ी हुई होती है, रात को लेटने पे भी पेन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में भी हम लोग बस्ती के द्वारा बड़े अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। सर ने हमें कमर दर्द के लो बैक पेन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेरी जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे सबसे गुज़ारिश है कि अगर इस तरीके का आपका लो बैक पेन शुरू हुआ है, आप उसको नज़रअंदाज ना करें और जाके अपने नज़दीकी चिकित्सक से इसकी परामर्श लें, डायग्नोज़ कराएँ और साथ में इसका उपचार लें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने हम लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोलने का और आयुर्वेद को आगे रखने का मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद। आपका आभार। जी सर, थैंक